हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम जैव विविधता के दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला पार्ट हम पढ़ा चुके हैं और आज हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करेंगे और हम ये जानेंगे कि बायोडायवर्सिटी जो है विश्व में जैव विविधता का वितरण किस तरह से है। तो जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ें। यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में पूछे जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी के हॉट स्पॉट क्या है। देखिए, हॉट स्पॉट जो है ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। हॉट स्पॉट मतलब वे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक है, जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, उन क्षेत्रों को हॉट स्पॉट कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मन मायर्स ने 1988 में 1988 में हॉट स्पॉट कंसेप्ट दिया था। तो बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, ये पूछा भी जाता है। मेंस में भी देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट क्या है। तो जैव विविधता हॉट स्पॉट हैं, यानी वे क्षेत्र जहां जैव विविधता अधिक है और जिन्हें विशेष संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें हॉट स्पॉट कहते हैं। विश्व में कुल 36 हॉट स्पॉट हैं। तो ये भी मेंस की दृष्टि से और प्री की दृष्टि से दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें भारत में हॉट स्पॉट कितने हैं, तो देखिए एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम बात करें तो भारत में 3 हॉट स्पॉट हैं और यदि लेटेस्ट बात करें तो भारत में 4 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? 4। तो मैंने चारों के बारे में बात की है, पर फिर भी आप यदि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना चाहोगे तो इसका आंसर होगा 3। 3 कौन कौन से हैं? 3 है, पहला है पूर्वी हिमालय, दूसरा है पश्चिमी घाट। ध्यान देना, हिमालय कौन सा? पूर्वी हिमालय। और दूसरा पश्चिमी घाट। तीसरा है इंडो बर्मा लंका क्षेत्र, जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और जो लेटेस्ट जो हॉटस्पॉट भारत में माना गया है वो है सुंडालैंड। किसको? सुंडालैंड को हॉटस्पॉट माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तब तो आपका उत्तर जाएगा 4। और यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में कितने हॉटस्पॉट हैं, तो एनसीईआरटी कहती है भारत में 3 हॉटस्पॉट हैं। कौन कौन से हैं? पूर्वी हिमालय, इंडो बर्मा लंका क्षेत्र और पश्चिमी घाट। ये 3 हॉटस्पॉट भारत में पाए जाते हैं। चलिए आगे हम बात करें कि जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में और हम बात करें तो जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या है। अभी अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी कि जैव विविधता हॉटस्पॉट वे क्षेत्र होते हैं जहां प्रजातियों की असाधारण विविधता होती है, यानी बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, लेकिन इनका अस्तित्व संकट में है और इन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इस अवधारणा को नॉर्मन मायर्स ने दिया था 1988 में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉटस्पॉट की संकल्पना किसने दी। हॉटस्पॉट की संकल्पना नॉर्मन मायर्स ने 1988 में दी। अब देखिए, किसी भी क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाए उसके क्या मानदंड हैं। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट के मानदंड या क्राइटेरिया क्या है। किसी क्षेत्र को जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के 2 प्रमुख मापदंड हैं। कितने मापदंड हैं? 2 हैं। पहला है स्थानिक प्रजातियां, एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में मौजूद प्रजातियां केवल वहीं पाई जाती हैं और क्षेत्र में कम से कम 1500 स्थानिक पौधे, यानी उसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे 1500 जातियां वहां पर होनी चाहिए। तो उस क्षेत्र को हॉटस्पॉट घोषित किया जाता है। और दूसरा जो मानदंड है वह है पर्यावरण क्षति, यानी उस क्षेत्र की कम से कम 70% प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो। यानी वे स्थान जहां पर 2 मानदंडों को निर्धारित करते हुए हॉटस्पॉट बनाया जाता है, स्थानिक प्रजातियां और पर्यावरण क्षति। स्थानिक प्रजातियों में एंडेमिक स्पीसीज में उस क्षेत्र की में मौजूद प्रजातियां केवल वहीं पाई जाती हों और उस क्षेत्र में 1500 से अधिक पौधों की प्रजातियां होनी चाहिए कम से कम, तो उसे हॉटस्पॉट बनाएंगे। पर्यावरण क्षति, उस क्षेत्र की कम से कम 70% प्राकृतिक वनस्पति नष्ट हो चुकी हो तो उसे हम हॉटस्पॉट बनाएंगे। तो यह 2 जो कंसेप्ट मिलते हैं वहां पर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? हॉटस्पॉट कहते हैं। और हॉटस्पॉट का कंसेप्ट किसने दिया था? नॉर्मन मायर्स ने हॉटस्पॉट का कंसेप्ट दिया था 1988 में। आगे हम बात करें, दुनिया के प्रमुख हॉटस्पॉट क्या हैं? 36 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें पूर्वी हिमालय वाला क्षेत्र है। मैंने आपको बताया था, अभी अभी चर्चा की थी हमने, पूर्वी हिमालय, जिसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर भारत। यहाँ पर कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती हैं? स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और कस्तूरी मृग। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये प्रजातियां कौन कौन सी मिलती हैं। स्नो लेपर्ड, रेड पांडा और कस्तूरी मृग जो है, यहाँ पर ये प्रजातियां पाई जाती हैं। दूसरा जो हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा लंका क्षेत्र वाला जो हॉटस्पॉट है, इसमें पूर्वोत्तर भारत और अंडमान द्वीप समूह इसमें आता है। यहाँ की प्रमुख प्रजातियां कौन सी हैं? सिंगिंग फिश, कछुए की दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रजातियां आपसे पूछी जा सकती हैं। तीसरा हॉटस्पॉट है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। इसमें कौन कौन से आते हैं? महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, पश्चिमी घाट के अंतर्गत आते हैं। और इसकी प्रमुख प्रजातियां हैं मालाबार सिवेट और ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है इसकी प्रमुख प्रजातियों के अंतर्गत आता है।
चौथा हॉटस्पॉट जो लेटेस्ट है वो सुंदरबन एवं निकोबार द्वीप समूह यानी इसको सुंडालैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। इसमें सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और डुगोंग जो है प्रमुख प्रजातियों के रूप में पाए जाते हैं। तो इस तरह से 4 जो लेटेस्ट हॉटस्पॉट हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा लंका क्षेत्र और चौथा है सुंडालैंड जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये जो छोटे-छोटे द्वीप हैं वो हॉटस्पॉट के अंतर्गत आते हैं और यहाँ पर ये प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं भारत में जैव विविधता के बारे में। देखिए, भारत की जो जैव विविधता है, भारत जो है विश्व का केवल 2.4% क्षेत्रफल रखता है, लेकिन जैव विविधता भारत में कितनी पाई जाती है? 8%। देखिए, ये आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में कितने प्रतिशत विश्व की जैव विविधता पाई जाती है? वह पाई जाती है 8%, जिसमें भारत में 47,000 से अधिक पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 91,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। तो भारत की जो जैव विविधता की जो प्रमुख विशेषता क्या है? 91,000 से अधिक जीव जंतुओं की प्रजातियां पाई जाती हैं और 47,000 से अधिक यहाँ पर पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं और 8% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। अब हम बात करें प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र क्या है? तो देखिए, भारत में हिमालयी क्षेत्र, गंगा का मैदान, पश्चिमी घाट और तटीय क्षेत्र प्रमुख इकोसिस्टम पाए जाते हैं। प्रमुख संरक्षण के प्रयास क्या है? देखिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान बनाए हैं, जैसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। काजीरंगा कहाँ पर है? ये असम में है। और कान्हा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क पाया जाता है। अगली हम बात करें कि अभ्यारण्य भारत सरकार ने बनाए, जैसे रणथंभौर है, सरिस्का है। भारत सरकार ने जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ के संरक्षण के लिए और हाथियों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया है। तो देखिए, प्रोजेक्ट जो टाइगर है वह कब चलाया है? 1973 से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है और प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया है। तो ये ईयर भी पूछी जाती है कि कौन से सन में प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया और कौन से सन में प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है। आगे हम बात करें राजस्थान में जैव विविधता के बारे में बात करते हैं। देखिए, राजस्थान में हम राजस्थान के एग्जाम की यदि हम तैयारी कर रहे हैं तो बायोडाइवर्सिटी हमें न केवल भारत की आनी चाहिए, हमें राजस्थान की बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें भौगोलिक और पारिस्थितिक विविधता क्या है, राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.4% हिस्सा है। इसमें 2 प्रमुख भौगोलिक क्षेत्र हैं, एक है थार का मरुस्थल और दूसरा है अरावली प्रदेश। इसमें वनस्पतियां की बात करें तो प्रमुख पेड़ हैं खीजड़ी, खेजड़ी, कीकर और बबूल, यहाँ पर प्रमुख वनस्पतियां पाई जाती हैं। और राजस्थान में औषधीय पौधों के बारे में बात करें तो अश्वगंधा और ग्वारपाठा जो है वो प्रमुख औषधीय पौधों के रूप में पाए जाते हैं। आगे हम बात करें राजस्थान में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। राजस्थान का जो राज्य पशु है वह है काला हिरन और राज्य पक्षी है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे गौड़ावन के रूप में भी जाना जाता है। और चिंकारा, ऊंट और गिद्ध जो है यहाँ पर विभिन्न जो महत्वपूर्ण जंतु के रूप में, जंतु जातियों के रूप में पाए जाते हैं। प्रमुख संरक्षण क्षेत्र कौन कौन से हैं? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, ताल छापर ये चूरू में पाया जाता है, कुंभलगढ़ माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पर प्रमुख संरक्षित क्षेत्र के रूप में पाए जाते हैं। संरक्षण में योगदान विश्नोई समाज का सबसे ज्यादा संरक्षण में योगदान है और विश्नोई समाज जो है वृक्षों की मनुष्य से भी बढ़कर पूजा करते हैं और दुनिया का पहला ऐसा उदाहरण भी है कि वृक्षों की रक्षा के लिए उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। खिचड़ी संरक्षण सांस्कृतिक एवं पारिस्थितिक महत्व खिचड़ी का पाया जाता है, तो खिचड़ी संरक्षण के लिए राजस्थान में प्रमुख प्रयास किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि भाई वर्तमान समय में जो मानवीय क्रियाकलाप है, उन मानवीय क्रियाकलापों से, मानवीय हस्तक्षेप से जो जीव जंतुओं की जातियां धीरे धीरे क्या हो रही हैं? नष्ट हो रही हैं। चाहे वो वनों को नष्ट करने का प्रयास रहा हो या शहरीकरण, बढ़ता हुआ शहरीकरण रहा हो और या बढ़ता हुआ मरुस्थलीकरण रहा हो, तो उसके द्वारा भी जो है जीव जंतुओं की जातियां नष्ट हो रही हैं। तो जैव विविधता पर नष्ट होने के प्रमुख कारण क्या क्या हो सकते हैं? पहला प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। पहला प्रमुख कारण क्या है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का इसका सीधा जो इशारा है वह है ग्लोबल वार्मिंग की तरफ है। ग्लोबल वार्मिंग के द्वारा जलवायु परिवर्तन वर्तमान समय में हो रहा है और ग्लोबल वार्मिंग में प्रमुख योगदान जो देने वाली गैस है वह कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्रदूषण के माध्यम से फैलती है। तो ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है और इसकी प्रजातियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं और उससे ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघल रही है और समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, फसल चक्रण बिगड़ रहा है और जीव जंतुओं को रहना क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा कठिन हो रहा है। तो जैव विविधता में कमी का प्रमुख कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग है, जलवायु परिवर्तन है। दूसरा है वनों की अदादंत कटाई और भूमि उपयोग में बदलाव। देखिए, वर्तमान समय में जो वनों की कटाई हो रही है, जैसे कृषि और शहरीकरण के लिए वनों की कटाई की जा रही है,
तो वनों की कटाई हो रही है तो उस वन में रहने वाली जो जीव जंतुओं की जातियां हैं वो तो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाएंगी। और जैविक आवासों में यानी उनके प्राकृतिक आवासों को नष्ट किया जा रहा है। मानव अपने उपयोग के लिए, खेती के लिए या शहरीकरण के विकास के लिए जैविक आवासों को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो उससे जैविक आवासों के नष्ट होने से भी जैव विविधता क्या हो रही है, कम हो रही है। आगे हम बात करें आक्रमण प्रजातियां, यानी बाहरी प्रजातियों का पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करना। जैसे जलकुंभी है, जलकुंभी और लैंटाना, ये लैंटाना है। तो देखिए जलकुंभी बाहरी पौधा था, इसको जलाशय में, मतलब ये सुंदर दिखता था, तो सुंदर दिखने के लिए इसको जलाशय में डाल दिया गया। लेकिन इसने क्या किया कि वहाँ की जो स्थानीय प्रजातियां थी उनके सभी के पोषक तत्वों को ग्रहण करना शुरू कर दिया और वो क्या हो गई, नष्ट हो गई। यानी दूसरी जाति जब किसी पारिस्थितिक तंत्र में आती है तो वहाँ के आवास, वहाँ के भोजन पर कब्जा कर लेती है और धीरे धीरे वहाँ की जो प्राकृतिक जातियां हैं उनके लिए आवास और भोजन कम पड़ता जाता है और वो नष्ट होती चली जाती हैं, जिसके कारण जैव विविधता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तीसरा है शिकार और अवैध व्यापार, यानी हाथी दांत और बाघ की खाल जैसी वस्तुओं के लिए, यानी हाथी दांत बहुत महंगा होता है तो हाथियों को शिकार किया जा रहा है। बाघ की खाल जो है मार्केट में बेची जाती है तो महंगी बेची जाती है, उसके लिए बाघों को मारा जा रहा है। तो जब ये हाथियों को मारा जाएगा और बाघों को मारा जाएगा तो भी जैव विविधता में क्या होगी, कमी होगी। पांचवा कारण है प्रदूषण। जल, वायु, मिट्टी में प्रदूषण के कारण भी जैव विविधता में कमी हो रही है और रासायनिक प्रभावों के कारण भी जैव विविधता में क्या हो रही है, कमी हो रही है। चलिए, एक क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट भी है परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से, और ये पूछा भी जा सकता है। तो किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? पहला ऑप्शन है गाजर घास, दूसरा जलकुंभी, तीसरा प्रदूषण और चौथा उपरोक्त सभी। तो इनको किसको जल बंगाल का आतंक कहते हैं, ये आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इन क्लासेस को आप देखते रहिए। धीरे धीरे ही सही ये क्लासेस, लेकिन आपको आपके जो कंसेप्ट हैं वो आपके क्लियर कराते जाएंगे और छोटे छोटे समय में आप अपने चैप्टर को क्या करोगे, क्लियर करोगे। तो जिनके पास समय है, तैयारी कर सकते हैं तो वो तैयारी करिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम उनको जरूर पूछिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।